ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीधा आपको लिए चलते हैं जयपुर। जयपुर में जल भवन पर प्रदर्शन चल रहा है। जलदाय विभाग के कर्मचारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जलदाय विभाग के 9 संगठन मिलकर प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। आसिफ मेरे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। आसिफ, क्या मांगे हैं? 7 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। डिमांड्स क्या हैं इनकी, क्या कह रहे हैं लोग? सुमित, यही बात करते हैं। यहाँ पर 9 संगठन मिलकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 सूत्रीय इनकी मांगे हैं और यहाँ पर तमाम संगठन के लोग जो है इस समय इकट्ठा हैं और ये विरोध प्रदर्शन जो है वो काफी देर से जारी है। जो संगठन को लीड कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं राजेश पारेख, महासचिव समन्वय समिति। जी, क्या मांगे क्या आपकी? आज हमने 3 महीने से मुख्यमंत्री से लेकर के अपने मुख्य अभियंता तक सबको ज्ञापन दे करके हम परेशान हो चुके। हमारी वार्ताओं का ना तो निराकरण हो रहा, ना हमारी आज तक वार्ता की गई, ना हमारी मांगों का निराकरण हो रहा। एसीएस महोदय ने मुख्य अभियंता को स्पेशली आदेश दिए थे कि आप इनसे वार्ता करें और इनकी वार्ताओं करके इनकी मांगों का निराकरण करें। मांगे हमारी एक तो ये है कि नई पदोन्नत हमारी नई भर्ती नहीं हो रही। 92 के बाद आज तक हमारी तकनीकी कर्मचारी भर्ती नहीं हुई। तकनीकी कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है। सिविलीकरण का हमारा एक बहुत बड़ा समस्या है। जो हमारे तकनीकी कर्मचारियों का सिविलीकरण नहीं हो रहा, नई भर्ती नहीं हो रही है और हमारी जो विभिन्न मांगे 19 सूत्रीय मांग पत्र हमने समन्वय समिति से दिया है, जिसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। इसके संदर्भ में आज समन्वय समिति की ये धरना, ध्यान आकर्षण धरना दिया गया है। अगर सरकार ने अभी भी हमारी मांगों पर कोई निराकरण नहीं किया तो ये उग्र रूप धारण लेगा और गर्मी में विशेष रूप से परेशान होना पड़ेगा प्रशासन को भी और कर्मचारियों को भी और जनता को भी। सुमित, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है वो सरकार चाहती है बात करना। आज सभी संगठन जो है वो एक बैनर पर इकट्ठा हुए, लेकिन इनका अधिकारियों पर आरोप है कि अधिकारी जो है वो नहीं चाहते कि इन संगठन की जो बातचीत है वो सरकार सुने और इनकी मांगों को माना जाए। आज इन्होंने ये कहा है कि अगर इस प्रदर्शन से बात नहीं बनती है तो फिर ये प्रदर्शन को बड़े स्तर के ऊपर लेके जाएंगे और सड़कों के ऊपर आंदोलन होगा। सुमित, लेकिन कामकाज पर असर भी पड़ रहा होगा इनके इस प्रदर्शन से। आसिफ, बिल्कुल सुमित, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। सर, जब आप सारे संगठन यहाँ पर मौजूद हैं तो जो कामकाज पर असर पड़ रहा है उसका कामकाज पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल, कामकाज पर बहुत असर पड़ रहा है। 31 मार्च का टाइम है, हमारे रेवेन्यू कलेक्शन का टाइम होता है। सभी कर्मचारी अपने रेवेन्यू कलेक्शन में लगे हैं और पूरे गर्मियों में जी जान करके अपनी मेहनत करके कमर तोड़ करके मेहनत करते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका 31 मार्च की रेवेन्यू कलेक्शन पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है और सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सुमित, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, मार्च का महीना है, क्लोजिंग टाइम है ये, और सभी ये जैसा कि इन्होंने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ये महीना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और रेवेन्यू के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। सरकार के लिए ये बड़ी बात है कि इस समय जो है वो जो कर्मचारी संगठन के अंदर यहाँ पर मौजूद है, जिनके सहारे या जिनकी सहायता से रेवेन्यू कलेक्शन किया जा रहा है, अब वो प्रदर्शन की राह पर है। और अगर आज ये मांगे जो है वो सरकार के साथ वार्ता आरंभ नहीं होती है, अधिकारी मध्यस्थता नहीं करते हैं, तो फिर इसका प्रतिकूल असर जो है वो राजस्व के ऊपर पड़ेगा। सुमित, ठीक है, शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आसिफ मेरे सहयोगी जयपुर से सीधा हमारे साथ जुड़े। जलदाय विभाग के कर्मचारियों के प्रदर्शन की तस्वीरें आप तक पहुंचाई। बड़ी संख्या में यहां पर 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 संगठन जलदाय विभाग के इस प्रदर्शन में शामिल है। बात सरिस्का के जंगलों में लगी आग की। खतरे में अब जंगल है। पिछले 4 दिनों से यह आग बदस्तूर यूं ही जा रही है और विकराल रूप लेती जा रही है। सरिस्का में चौथे दिन भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वन विभाग का शाम तक आग पर काबू पाने का दावा। वन विभाग कह रहे हैं शाम तक आग पर काबू पा लिया जाएगा। वन विभाग ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वायुसेना आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें कर रही है, जद्दोजहद की जा रही है। 300 से ज्यादा फॉरेस्ट कर्मी भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। करीब 20 किलोमीटर के दायरे में यह आग फैली हुई है। बाघिन, ST-17 और उसके शावकों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जंगली जानवरों पर, वनस्पतियों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने आसपास के गांव के लोगों से कह दिया है कि घरों से बाहर ना निकले और ज़रूरत पड़ी तो गांव भी खाली करवाए जाएंगे।
कहा है कि अब जंगल के जानवर गांव का आसपास के इलाकों का रुख कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान तमाम कोशिशें की जा रही है इस आग पर काबू पाने की। चौथा दिन लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। शाम तक इस आग पर काबू पाने के दावे किए जा रहे हैं। सरिस्का में आग, खतरे में जंगल। सैकड़ों बीघाओं में फैली हुई वनस्पतियां जलकर खाक हो चुकी हैं। अब तक 300 से ज्यादा फॉरेस्ट कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। अब जंगल में के जानवरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बाघिन ST-17 और उसके शावकों पर खतरा मंडरा रहा है। डर ये भी है कि ये जानवर, खूंखार जंगली जानवर, ये गांव का रुख ना करें। सरिस्का के जंगलों में आग, खतरे में जंगल है। बाघिन ST-17 और शावकों पर खतरा मंडरा रहा है। वायुसेना आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। 2 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, लगातार इस आग को बुझाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। खबर कोटा से। कोटा PWD ऑफिस में ACB की बड़ी कार्रवाई। एक्सीएन को 18,000 की घूस लेते ट्रैप किया। ठेकेदार से बिल पास कराने के लिए इसने घूस मांगी थी। कोटा ASP चंद्रशील और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कोटा PWD ऑफिस में ACB की कार्रवाई। एक्सीएन को 18,000 की घूस लेते किया ट्रैप। ठेकेदार से बिल पास करवाने के लिए इसने ये घूस मांगी थी। कोटा ASP चंद्रशील और उनकी टीम ने कार्रवाई की। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, किस तरह ये कार्रवाई की गई? लगातार ACB की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। जी, कोटा ACB की आज बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। एडिशनल SP चंद्रशील ठाकुर के नेतृत्व में PWD ऑफिस में जो एक्सीएन है अवध बिहारी, उनको ट्रेप किया है। 18,000 रुपए की रिश्वत लेते उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और बिल जो पास करने की एवज में वो रिश्वत की राशि ली जा रही थी। फिलहाल कोटा ACB की कार्रवाई जारी है और एडिशनल SP चंद्रशील ठाकुर सहित तमाम जो ACB के अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और उनके जो आवास है उन पे सर्च ऑपरेशन के लिए अलग टीमें भेजी हुई। कोटा की ACB की आज बड़ी कार्रवाई इसलिए भी कही जा सकती है कि ACB के ये जो ऑफिस के पास ही जो PWD ऑफिस है, जहां पूरा जो पोस्ट कॉलोनी है, जहां कलेक्ट्रेट है, SP ऑफिस है, कोर्ट परिसर है, वहां बेखौफ होकर ये जो एक्शन है वो रिश्वत की राशि बिल पास करने की एवज में ली जा रही थी और ACB को जब सूचना देने के बाद जब सत्यापन करवाया और सत्यापन के बाद आज उसको एक्शन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर बाद में ACB की टीम पूरे मामले में खुलासा करेगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ACB कोटा ACB की बड़ी कार्रवाई है और 18,000 रुपए की रिश्वत लेते फिलहाल एक्शन अवध बिहारी को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। खबर चूरू से। चूरू में 8 साल की छात्रा के साथ बेरहमी की खबर आ रही है। होमवर्क ना करने पर शिक्षक ने इस छात्रा को बुरी तरह पीटा। शिक्षक के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। भीमसेना ने थाने पर प्रदर्शन के आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। होमवर्क न करने पर शिक्षक ने 8 साल की छात्रा को बुरी तरह पीटा। बेरहमी, शिक्षक के खिलाफ अब मामला दर्ज। भीमसेना ने थाने पर किया प्रदर्शन। खबर चूरू से। बड़ी खबर चूरू से। चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बच्ची को शिक्षक ने बुरी तरह पीटा, प्रताड़ित किया, उसे बेरहमी की। मनोज मेरे सहयोगी चूरू से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या ये पूरा मामला है और क्या बच्ची के परिजनों का क्या कहना है? पुलिस क्या कर रही है इस मामले पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो मामला है वो सुजानगढ़ तहसील है, उसके सोनपालसर गांव का है, जहां एक तीसरी क्लास की एक 8 वर्षीय बालिका है, उसके साथ जो सरकारी स्कूल का टीचर है उसके द्वारा ये मारपीट की गई है। इस संबंध में जो परिजन है उन परिजनों के द्वारा मामला दर्ज है वो सांडवा थाने में करवा दिया गया है। इसके अलावा जो
विभिन्न संगठन है उन्होंने भी इसका विरोध किया है और 24 घंटे का पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि वो इस मामले में गिरफ्तारी करे। और क्या इस शिक्षक के खिलाफ कभी इससे पहले भी कोई ऐसी शिकायत मिली थी? नहीं, ये पहला ही मामला बताया जा रहा है कि एक तीसरी क्लास की जो स्टूडेंट थी, 8 साल की बच्ची थी, उसके द्वारा होमवर्क नहीं किया गया था, जिसको लेकर और ये मारपीट है वो इस बच्ची के साथ की गई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्दी जो आरोपी शिक्षक है उसको भी राउंड अप कर लिया जाएगा। अब थाने पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं कुछ लोग? हाँ, ये जो भीमसेना है, भीमसेना के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है और चेतावनी भी दी गई है कि अगर 24 घंटे के अंदर जो आरोपी शिक्षक है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो थाने का घेराव किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। दो 2019 में कोटा के जेके लॉन अस्पताल में बच्चों की मौत की मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने हालात बदलने का जो निश्चय किया था और अब वो जेके लॉन अस्पताल एक मॉडल अस्पताल बन गया है। सीएम अशोक गहलोत ने इसको लेकर खुद ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कोटा का जेके लॉन अस्पताल एक मॉडल अस्पताल बन चुका है। केंद्र सरकार से निरीक्षण पर आई टीमों ने भी इस हॉस्पिटल की प्रशंसा की है। 2018 की तुलना में 2021 में इस अस्पताल में 60% और शिशु विभाग में 19% अधिक मरीज भर्ती हुए। इसके बावजूद इन दोनों विभागों में मृत्यु दर में करीब 66% और 50% कमी हुई है। उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि सरकार के कामकाज के कारण पिछले 3 साल में राजस्थान की शिशु मृत्यु दर भी लगातार कम हुई है। पाली जिले में लगातार पेयजल संकट गहराता जा रहा है। शहर में जहां 10 दिन में एक बार जलापूर्ति हो रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोग टैंकरों के भरोसे हैं। जब टैंकर समय पर नहीं पहुंचते हैं तो लोग तालाबों और बरसाती नालों का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिले का प्रमुख पेयजल स्रोत जवाई बांध इस बार खाली रह गया। जलदाय विभाग नलकूपों और अन्य संसाधनों से जलापूर्ति में लगा हुआ है, लेकिन वो नाकाफी भी है, जिससे जिले के लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। हमारे यहाँ 2-3 महीने से 6-6 महीने से पानी नहीं आ रहा है, तो इसलिए आज हम कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे L&T द्वारा जो पाइपलाइन डाली हुई है उनकी कैंसिल करके हमें रेगुलर वाली पाइपलाइन दे, जो हमारे पानी की व्यवस्था सही हो सके। हमारे 6-6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। इधर कोरोना काल में लोगों के घर पे खाने के लिए नहीं था। समस्या सर पानी की समस्या बहुत बड़ी है। 2 महीनों पानी समस्या चल रही है। तालाबों में पानी नहीं है, द्राव डांडा सब एक तरह मर रही है। कोई पानी कोई व्यवस्था है नहीं, प्रशासन तरफ कोई भी व्यवस्था मिले नहीं। एक मेरी है जो अपन वास्ते गाँव वाला सब बड्डू पानी भरे है, सब लड़ जाए। हमारे साथ पानी की पूरी है शिकायत, पानी को नहीं है। तरह मरा हो गाया नहीं मारे नहीं आतरो देन पानी है को नहीं। यूपीएससी 2015 टॉप करने के बाद से ही चर्चाओं में रही IAS टीना डाबी अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इस बार वजह उनकी दूसरी शादी है। जब से टीना डाबी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर IAS प्रदीप गावंडे के साथ अपनी फ़ोटो शेयर कर अपने रिलेशनशिप को स्वीकार किया है, उसके बाद से ही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीना डाबी और प्रदीप गावंडे को सर्च किया जा रहा है। वहीं अपने रिलेशनशिप का खुलासा करने के बाद दोनों अब सार्वजनिक जगहों पर स्पॉट भी किए जा रहे हैं। मंगलवार शाम दोनों एक साथ हवा महल में आयोजित फैशन शो देखने एक साथ पहुंचे। टीना डाबी की पहली शादी ने भी सुर्खियां बटोरी थी। IAS टीना डाबी की पहली शादी उन्हीं के बैचमेट IAS अतहर आमिर के साथ साल 2018 में हुई थी। दोनों की लव स्टोरी ने उस समय काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन दोनों की शादी 2 साल ही चल पाई और दोनों ने तलाक ले लिया। आज राजस्थान का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान की जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को मिलाकर बृहत्तर राजस्थान संघ की स्थापना की गई। इसके बाद ही एक नए राजस्थान का उदय हुआ। चूंकि 30 मार्च को 4 रियासतों को मिलाकर नए राजस्थान का उदय हुआ था, इसलिए आज के दिन इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है।
चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान का 74वां स्थापना दिवस, टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। सीकर, भरतपुर, बाड़मेर और टोंक से ये चारों तस्वीरें। आज प्रदेश भर में राजस्थान दिवस की धूम, जश्न का माहौल, जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको वीरता, भक्ति और सेवा की पुण्य भूमि राजस्थान के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारी इस मरुधरा का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा है। यहाँ की धरती पर शौर्य और पराक्रम के साथ साथ देश सेवा और मातृभूमि के प्रति बलिदान की अनेक गौरव गाथाएं अंकित हैं। आज भी राजस्थान के वीर सपूत हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके सबसे आगे हैं। मैं उन सभी को आज नमन करता हूं। साथियों, राजस्थान की वैभवशाली कला, संस्कृति और परंपराओं ने विश्व भर के लोगों को सदैव से अपनी ओर आकर्षित किया है। थार के रेगिस्तान में गूंजता राजस्थान का लोक संगीत समृद्ध इतिहास और विरासत को संजोए कुंभलगढ़, जैसलमेर, आमेर, गागरोन, लोहागढ़ समेत राजस्थान दिवस के मौके पर सवाई माधोपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जिले की विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान होने के साथ ही भव्य रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। जानकारी दे रहे हैं सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा। इसके ग्रीन रूम जो है। सवाई माधोपुर में राजस्थान दिवस बड़ी ही शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है और आज सुबह सवेरे से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर हमीर सर्किल से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसके उपरांत सवाई माधोपुर में दिन भर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे और सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर ही दशहरा मैदान पर शाम को राजस्थान दिवस के अंतर्गत जिला समारोह भी यहाँ पर आयोजित होगा। आप इस वक्त भी देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि क्या और किस तरीके के जो कार्यक्रम है। राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेश भर में राजस्थान उत्सव 2022 मनाया जा रहा है। इस मौके पर टोंक में रन फॉर राजस्थान का आयोजन किया गया। नेहरू पार्क से सूचना केंद्र तक करीब 4 किलोमीटर इस दौड़ को एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा ने पूरा किया और सबसे पहले सूचना केंद्र पहुंचे। इस दौड़ में राजस्थान पुलिस के जवान, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सहायक कलेक्टर शिप्रा जैन समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दिवस पर रन फॉर राजस्थान नाम से एक दौड़ होती है। इसमें एनसीसी कैडेट्स, स्काउट कैडेट्स के अलावा आरएसी और राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ हम सभी ने मिलकर दौड़ लगाई है और काफ़ी अच्छा और एक डिसिप्लिन वे से ये दौड़ 4-5 किलोमीटर राजस्थान दिवस टोंक डिस्ट्रिक्ट में के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी बहुत अच्छी शुरुआत रन फॉर राजस्थान की दौड़ से हुई है, जो नेहरू गार्डन से पीआरओ बिल्डिंग कलेक्ट्रेट परिसर में निकली है। इसमें एएसपी साहब ने आयोजन किया गया। धौलपुर के बाड़ी में बिजली विभाग के एईएन और जेईएन के साथ मारपीट के मामले में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए एईएन हर्षदापति ने आरोप लगाया है कि सोमवार को 12 बजे मीटिंग के दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और उनके साथ 5-6 लोग उनके दफ्तर में घुस आए, जहां एमएलए ने घुसते ही कुर्सी उठाकर एईएन पर दे मारी, जिसके बाद एमएलए और उसके साथ पहुंचे लोगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए महुआ खेड़ा गांव से ट्रांसफार्मर उतारने पर धमकी देते हुए लाठी डंडों से मारपीट की।
थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया कि मारपीट के बाद जब एईएन गिड़गिड़ाया तो उसके साथ मौजूद एक युवक ने एईएन के सिर पर कट्टा लगा दिया। मारपीट करने के बाद एमएलए और उसके साथी निगम कार्यालय से बाहर चले गए। पीड़ित ने बताया कि बाहर निकलने के 5 मिनट बाद ही फिर से एमएलए और उसके साथ वार्ड नंबर 2 का पार्षद प्रतिनिधि समीर खान उनके कार्यालय में घुस गए, जहां एमएलए ने एईएन की गर्दन पर पैर रख उसके बाल खींचे। इसी दौरान एमएलए के साथ मौजूद पार्षद प्रतिनिधि समीर खान ने क्रिकेट के बैट से उसके पैर तोड़ दिए। वहीं पूरे मामले को विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ कई दिनों से आवाज उठा रहे थे, लेकिन इसलिए उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मेरे खिलाफ कराइए, वो जांच हो जाएगी, उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी किसने क्या किया। मेरे खिलाफ इसने एफआईआर कराई थी, ऐसी बात तो नहीं जो मेरे को कोई जानता नहीं हो, सरकारी कर्मचारी तो सभी जानते हैं, पर इसने आज क्यों कराई है, कल क्यों नहीं कराई मौके पर। कंसे तो ये कहते रहे कि अज्ञात लोग थे, अज्ञात लोग थे। अगर अज्ञात लोग थे तो कल इन्होंने मुझे पहचाना नहीं कि ये मुझे जानते नहीं, जब जानते हैं पहचानते हैं। गिरिराज मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, मारपीट का आरोप वो भी विधायक पर, क्या कह रहे हैं विधायक साहब? सफाई पेश की कुछ? माफ कीजिए, विधायक गिरिराज मलिंगा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, आपके खिलाफ ही शिकायत दर्ज हुई है जी, कुछ कहना चाहेंगे सर? कहना क्या चाहेंगे, मैं तो एक पूछना चाहता हूँ उन लोगों का, पहले दिन के संग जो मारपीट हुई, बाद दिन तक ये कह रहे थे कि कुछ अज्ञात लोग मारपीट कर गए। अगर अज्ञात लोग मारपीट करेंगे तो दूसरे दिन जिन कासिम प्रकट हो गया का इनके यहाँ नहीं। शिकायत में कहा गया है कि आप गए अपने समर्थकों के साथ, देसी कट्टा लगा दिया है इनके कनपट्टी पर, आपने मारपीट की ऑफिस में घुसकर। नहीं, वो उन्होंने तो लगा दिया, वो बात तो ठीक है, वो लगा रहे, वो बात तो सब ठीक है, वो लगाएंगे, वो तो सब ठीक है। वो तो आपकी मौजूदगी में लगाया गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मैं बाद में इनके संग जो मारपीट हुई, उनका कहना था कि अज्ञात लोग मारपीट कर गए। अब दूसरे दिन में कहाँ से प्रकट हो गया इनके यहाँ, जब मेरे को जानते नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा है दूसरे दिन नहीं, उन्होंने कहा है कि विधायक साहब थे साथ में। नहीं, दूसरे दिन क्या है, बाद दिन को नहीं किया इन्होंने, बाद दिन भी तो कह सकते। बाद दिन तो ये कह रहे थे कि अज्ञात लोग मारपीट करेंगे, कोई पता नहीं कौन करके नहीं गए। अब दूसरे दिन में कहाँ से प्रकट हो गया इनके यहाँ, दूसरे दिन जिनको ध्यान आया मेरा, जो मेरे को जानते नहीं है। आपके साथ जनप्रतिनिधि है, आपको कौन नहीं जानता होगा। और जब एईएन एक कह रहा है तो मतलब आप ये कह रहे हो झूठ बोल रहा है एईएन? एक बात बताओ आप जी, जो एईएन के संग मारपीट हुई उसमें एईएन ने और जेईएन ने क्या बोला है कि हमारे संग अज्ञात लोग कोई मारपीट करेगा, हम पे पहचान नहीं कौन मारपीट करेगा। एईएन और जेईएन जो वहां पर रहते हैं, जो मेरे को जानते नहीं है, मेरे पास आते जाते नहीं है, क्या मेरे को पहचानते नहीं है जेईएन एईएन, पर मेरे को जानते हैं ना जेईएन एईएन। ऐसी बात तो नहीं कि मेरे को जानते नहीं होंगे। वही सवाल पूछ रहा हूँ सर मैं, वो आपको जानते हैं तभी वो शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है ना आपके खिलाफ? नहीं, शिकायत कराई तो दूसरे दिन बोला है उन्होंने, बाद में आपने देखा होगा, आपके टीवी ने बोला, आपके चैनल ने बोला, उनके अधिकारियों ने बोला, उन्होंने बोला कि कुछ अज्ञात लोग आकर मारपीट करेंगे। अब बाद में बोला कि नहीं बोला, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोला है कि नहीं बोला बाद में? नहीं, तो उन्होंने दूसरे दिन, सर ये भी तो हो सकता है ना, पहले दिन उन्होंने इसलिए ना कहा, डर गए हों लोग कि विधायक साहब आए हैं, विधायक साहब से कौन दुश्मनी मोल ले। अच्छा, तो मतलब दूसरे दिन जिनमें ताकत कहाँ से आ गई? बाद में डर गए तो दूसरे दिन जिनमें वो ताकत कहाँ से आ गई? ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधायक साहब इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मैं उस वक्त पर नहीं मौजूद था जब एईएन जेईएन के साथ मारपीट हुई, मैं वहां नहीं था। अगर किसी ने की है तो उसके खिलाफ शिकायत की जाए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।